just a minute. Yes, good morning. So I'm going to take your attendance first. If anything you want to ask about the last class, please let me know. Else I'm going to start new topic. कोई any doubt you have? Yes. Any doubt in wagering contract, contingent contract? So wagering contract is basically a contract of betting nature. I challenge you, I bet you this will happen, right? So two parties are in a betting mode whereby they are making promises to each other कि yes, this will happen, I will win and you will lose. Another say no, this will not happen, I will win and you will lose. So same kind of things are being challenged. दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. वेजरिंग मतलब कि आपने सट्टेबाजी कर दी, आपने सौदेबाजी इस हिसाब से की कि जो सट्टा चल रहा है, ये जीतेगा तो मेरे पास इतना अमाउंट आएगा, ये हारेगा तो आप भी रेडी हैं पे करने के लिए. सो पार्टीज आर इन ए मोड ऑफ बेटिंग ईच अदर. बेटिंग ईच अदर वर्ड इज वेजरिंग. कंटिजेंट इज dependent upon. If this will happen, the contract will be. So contingent is dependent upon if condition. अगर इफ कंडीशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके प्राइस या वैल्यू जो भी है डिसाइड हुआ वो पे करेंगी. इफ माई शिप विल कम, आई विल सप्लाई दीज आइटम्स एंड चार्ज यू दिस अमाउंट. नाउ इफ शिप हैज sunk, contract is cancelled automatically. But if ship has come, it is not sunk, it is a valid contract. तो कंटिजेंट इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे वर्ड कंटिजेंट आएगा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड. कंडीशन ब्रेक हो गई, कंडीशन इज वेरी मच कैंसल्ड. बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशन. अगर आपने इस तरीके की कंडीशन कोई आपने इन्फोर्स की, अगर मेरा बैंक लोन सैंक्शन हो गया, आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट. नो बैंक लोन सैंक्शन, जस्ट ए मिनट, बैंक लोन सैंक्शन इज ए कंडीशन. बैंक ने अगर सैंक्शन कर दिया तो ए विल पे टू बी. बैंक लोन सैंक्शन नहीं हुआ, ए विल नॉट पे टू बी. बोथ पार्टीज आर क्रिएटिंग ए वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इन्फोर्सिबिलिटी भी है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है. वेजरिंग में सट्टेबाजी है जिसको लॉ ही नहीं मानता, जिसको लॉ नहीं मानेगा. लॉ ये कहीं नहीं कहेगा कि सट्टेबाजी कभी भी जो है ओवर द फोन, डाउन द टेबल, ऐसी चीजों में होता है. इट इज पॉसिबल ओवर देयर ओनली कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए हो, चैलेंज कर लिया है, आप उसको वो चैलेंज करने के बाद मान लीजिए आपको अमाउंट नहीं देता, यू कैन नॉट चैलेंज दैट पर्सन इन द कोर्ट. आपकी शर्त लगी, मान लीजिए कि मेरे कल जो है ना बारिश आएगी, प्लीज अंडरस्टैंड. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बी ने बोला नहीं बारिश आएगी, लगा 50 रुपए की शर्त. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर बारिश आ गई या नहीं आई, दूसरी पार्टी के ऊपर जोर दे के आप पैसा नहीं निकलवा सकते. यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट बिकॉज कोर्ट डज नॉट कंसिडर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. वो सट्टेबाजी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको मुआवजा नहीं दिलवाएगा. कंटिजेंट में ऐसा नहीं है. कंटिजेंट में उसने कहा कि अगर मेरा बैंक लोन सैंक्शन हो गया मैं तुम्हें अमाउंट दूंगा 20,000. ए का लोन सैंक्शन होने के बाद ए कैन नॉट चेंज द वर्ड्स कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा. बी हैज ए राइट टू चैलेंज. बी कोर्ट के पास जाएगा कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इफ कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन इज फुलफिल्ड, नाउ ही हैज टू गिव मी 20,000. Contingent contracts are very much valid, enforceable, and challenged in the court. But wagering contracts are not at all challenged. It is just a bribe kind of contract, betting kind of contract. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay. Okay. Now, just see. I'm going to present my screen. Now, I hope meaning is clear. Yes, bache, is it clear? The example which I have given you. If certain items have to be given, if ship has come, it will be given. It is very much valid. If ship has sunk, there is no contract between A and B. So it is conditional contract and it is very much valid. Now look at this. What are the rules regarding contingent contract? First of all, they are dependent upon certain event to happen. That is uncertain event. It may happen, it may not happen. बट जब तक वो इवेंट नहीं होता उस कॉन्ट्रैक्ट को आप फोर्स नहीं कर सकते करिए.
तो बी बार बार जाके नहीं कहेगा मुझे 20,000 दे दो, मुझे 20,000 दे दो। ए का लोन सैंक्शन जब तक नहीं होता, ही हैज टू वेट फॉर दैट मोमेंट, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड until that event has happened. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. Where a contingent contract is to be performed, if particular event does not happen, it can be enforced when that event becomes possible. कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग का अगर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। शिप आएगा तो मैं आपको माल सप्लाई करूंगा, शिप कल आता है, 6 महीने में आता है, अगर आपने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट को टाइमिंग नहीं दिया तो दूसरी पार्टी के पास पूरा राइट है जब शिप आएगा वो सामान लेने का। तो जब आपको परफॉर्म कब करना पड़ेगा, जब वो इवेंट हो गया है, पॉसिबल हो गया है, एक्चुअल में आप कर सकते हो। शिप हैज कम, नाउ ए हैज टू सप्लाई ऑल दोज आइटम्स, बट डी तब तक नहीं मांग सकता जब तक शिप आया ही नहीं है। शिप आ गया है तो बी के पास पूरा राइट है उसकी आइटम्स को मांगने के लिए, राइट। Third is, if a contract is contingent, how a person will act as an unspecified time, जहां पे कोई टाइम मेंशन ही नहीं किया, राइट। जब टाइम मेंशन नहीं किया तो वो इवेंट shall be becoming impossible when such person does not anything to make it impossible। अगर वो पर्सन खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है और कर देता है, तब आप उस पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के शिप आना था, शिप नहीं आ रहा है और वो अनस्पेसिफाइड टाइम था पहले, बट उसने कहा कि अब मैं इतने देर तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं और वेट नहीं करूंगा, तो दूसरे पर्सन के ऊपर कोई वो नहीं है, फोर्सेबिलिटी नहीं है, वो कभी भी कैंसिल कर सकता है। अगर उसने कहा कि नहीं आपका तो शिप बहुत टाइम ले रहा है, मुझे तो माल अभी चाहिए, लेट्स हैव दिस कैंसल्ड, दूसरा पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट उसके पास कभी भी राइट है, वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल बना सकता है अपने एक्शन से। जैसे कि उसने अगर कह दिया कि नहीं आपका तो शिप नहीं आ रहा है, टाइम तो स्पेसिफाई नहीं किया था, बट मैं इतने देर वेट नहीं करूंगा, मैं दूसरे वाले से ले रहा हूं सामान, यस इट इज वेरी मच वैलिड। वो किसी भी टाइम पे एक्सेप्टर जो है वो किसी भी टाइम पे ऐसा कुछ कर सकता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट आगे चैलेंज नहीं हो सकता। तो वेटिंग और नॉन वेटिंग इज इन द हैंड्स ऑफ एक्सेप्टर, वो वेट करता है तो इट इज फाइन, वो जब भी वेट नहीं करना चाहता और उसको कैंसिल करना चाहता है तो कर सकता है। सो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है, कब तक वो पर्सन वेट करेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। द मोमेंट ही इज मेकिंग इट इम्पॉसिबल, देन इट इज इम्पॉसिबल ओनली, then that contract will not be forced or enforced in the court of law, right बच्चे, clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. Contingent, okay. Contingent contracts to do or not do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced if event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of that time। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ करने के, इफ इट इज डन, इफ इट इज नॉट डन, फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर इफ डाल दिया तो वो कंटिंजेंट बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस इफ आ गया, जहां पे अगर आ गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल एंड कंटिंजेंट, राइट। नाउ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपका कोई अगर टाइम पीरियड मेंशन था और कुछ इवेंट नहीं हैपन हुआ, तो वो कैसे भी करके कितनी भी देर में, जब तक वो पूरा इम्पॉसिबल नहीं हो जाता, वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। एक्सेप्टर के ऊपर इतनी पेसिमिस्ट चांसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अपने एक्शन से कैंसिल करे तो कर सकता है, वेट करना चाहे वेट कर सकता है, या वो उस तरीके से करवा सकता है अगर इवेंट नहीं भी हुआ या हो रहा है। जो भी आपने कंडीशन लगाई है, इफ में दोनों चीजें आएंगी। आपने कोई कंडीशन ऐसी लगाई कि इफ इट विल हैपन, ओके, फिर उसके हैपनिंग केस लगेगा। इफ इट इज नॉट हैपनिंग तो वो नॉन वाला लगेगा। इफ हैपन्स, इफ नॉट हैपन्स में एक्सेप्टर हैज टू सी व्हाट इज द फ्लो, वो क्या चाह रहा है, तब तक जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा तब तक वो इन्फोर्सिबल है इन द हैंड्स ऑफ एक्सेप्टर। उससे पहले एक्सेप्टर कैंसिल करे तो करे, बट जहां तक टाइम पीरियड आपका अगर मेंशन्ड है, एक्सपायरी नहीं आती कॉन्ट्रैक्ट की, तब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चला सकता है।
ठीक है, तो मान लीजिए आपने कहा कि 15 सितंबर, जब तक टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होगा, मान लीजिए 15 सितंबर तक आपने कहा कि मेरा शिप आ जाएगा, सो 15 सितंबर 2021 तक एक्सेप्टर के ऊपर है कि वो इतना टाइम तक वेट करता है, तो बीच में जैसे ही कुछ होता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सेबल कर लेगा। उससे पहले अगर उसने कैंसिल करना है तो वो कैंसिल भी कर सकता है। Next is contingent agreements to do or not to do anything. If impossible event happens, then that is void. That is completely void. इम्पॉसिबल इवेंट्स, शिप संक हो गया, अथॉरिटी ने आपको, नेवी वालों ने इंफॉर्मेशन दे दी कि अब शिप जो है दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सपायर्ड बिफोर टाइम आल्सो। यस बच्चे, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके। What is the difference? Now look at this. What is the difference? Difference you can easily point it out. It is a reciprocal promise. I bet, I bet. दोनों betting word use करेंगे. I challenge you, I bet you. So wagering में betting is very common. एक कहेगा ये जीतेगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये जीतेगा. That means reciprocal promises are there. Yes, certainly this contract is not acceptable in the eyes of law. You cannot challenge to pay. Yes. Somebody wants to say something? मैम पीपीटी विजिबल नहीं है. Okay, just a minute. So you should have, okay, okay. It's not visible. Okay. So it was not visible when I was explaining rules regarding contingent contracts. Somebody please reply. Yes, ma'am. This is not visible. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Right. So wagering is reciprocal promise. Reciprocal is somebody is promising to each other, but that is not acceptable by law. Betting, challenging contracts are called wagering contracts, right? Very much void. It is not acceptable and same cannot be challenged in the courts. Others are not interested in the contract. Yes, please understand. आप दोनों के बीच में betting लगी है. Your family is not interested at all. Betting contract is just 1-to-1. फैमिली फ्रेंड्स अदर्स आर नॉट इन्वॉल्व. आपने जहां पे गेम देखने गए हो स्टेडियम में, बाकी बाकी जो जनता बैठी है वो इंटरेस्ट नहीं होगी. आपने आपस में बात की है तो आपका ही कॉन्ट्रैक्ट है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो अदर्स यानी कि अगर आपने उस पर्सन से पैसे निकलवा लिए तो ठीक है, आप उसकी फैमिली उसके रिलेटिव्स वहां तक आप नहीं अप्रोच कर सकते, राइट? इट इज वेरी मच कंटिंजेंट इन नेचर. पता नहीं है सीरीज में क्या होगा. जब तक मैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं आइडिया लगेगा कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान. जब तक युवराज के स्कोर नहीं आ जाते तब तक नहीं लगा सकते. जब तक बॉल प्ले नहीं होगी तब तक नहीं लगा सकते आइडिया कि सिक्सर होगा या फोर. सो इट इज वेरी मच कंटिंजेंट इन नेचर. नाउ व्हाट इज कंटिंजेंट? नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस. यस, इट इज ओनली कॉन्ट्रैक्ट प्लस इफ, जैसे मैंने आपको लिखाया था वहां पे. एक पार्टी बस एक कंडीशन लगा देगी कि अगर ये हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो इफ इज डन बाय वन पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं लगाएगी, राइट? कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं चल रहा कि तुम्हारा अगर ये शिप आ गया तुम मुझे माल सप्लाई करोगे, मैं तब लूंगा जब मेरा बैंक लोन सैंक्शन हो जाएगा. तो देर इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट विद द इफ नेचर. रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा. आपने कहा मेरा शिप आ गया मैं माल सप्लाई कर दूंगा, दूसरा ये नहीं कहेगा कि शिप तुम्हारा नहीं आएगा. So there is no sort of challenge, there is no sort of betting. It is normal contract. जैसे मैंने आपको बोला, it is very much normal contract with one condition, with one more than one condition. So जहां पे if आ गया, that contract is called contingent. It is very much valid. Certainly rules are there. This contract is challengeable in the eyes of law. इसको आप अपना मुआवजा ले सकते हो. किसी ने कॉन्ट्रैक्ट से कोई गलत काम किया, नहीं परफॉर्म किया, तो आपके पास पूरा हक है मुआवजा लेने का, डैमेजेस लेने का, कंपनसेशन लेने का. अदर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर एक पार्टी को कुछ होता है तो उसके गार्जियंस, उसके लीगल एडवाइजर, उसकी फैमिलीज आर इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपल.
आप अपना, अगर आपने किसी को कोई आइटम देनी थी, शिप आ गया है, माल सप्लाई कर दिया, वो माल सप्लाई करने के बाद उसने कहा मैं 2 दिन तक पेमेंट करूंगा। नाउ अंडरस्टैंड, वो 2 दिन के बीच में ही इज नो मोर, his family, उसका कोई गार्जियन या उसका कोई एडवोकेट will be responsible for making the payment. So others are part of the contract. It may not be a wagering contract, not at all. It is not at all wagering. There is no betting, there is no सट्टेबाजी. Clear है बच्चे? Yes, any doubt? No, ma'am. Okay, okay. Now look at this. We are going to start a new topic. How the contract will be treated as discharge. Discharge का मतलब performance of contract. कब कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कब कब ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्टीज ने अपना रोल परफॉर्म कर दिया है, व्हेन इट विल बी एज्यूम्ड। दिस इज द न्यू टॉपिक। अंडर ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ओवर हो गई, दोनों पार्टीज फ्री हो गई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से जब तक वो रिन्यू नहीं करती हैं। तो अगर ए ने, मान लीजिए, लुक एट दिस, ए हैज टू सप्लाई बी, राइट, गुड्स, गुड्स सप्लाई हो गए, राइट, ए की जॉब डन। बी ने ए को पेमेंट कर दी, job of B is also done. So contract is said to be performed, discharged, completed. Now certain contracts तो performance based होते हैं, certain contracts अलग अलग नेचर के हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मैं ये भी आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज परफॉर्मेंस, व्हाट इज ट्रीटेड टू बी परफॉर्मेंस। तो जो, अगर ए ने कहा कि मैं आपको माल भेजूंगा, आप मुझे इतना अमाउंट दोगे, ए की जिम्मेदारी, जस्ट ए मिनट, प्लीज बी ऑन टाइम, योगेश को, why it is so, it should not be like this bache. Yogesh has joined just now, so we have just 20 minutes class left. Yogesh, please be on time bache, please be on time, huh? So let us talk about how the contract will be treated as discharge, right? ये you may note it down. I'm going to explain one point in a detailed manner. First is discharge by performance, second is discharge by agreement or consent, third is discharge by impossibility of performance, fourth is discharge by lapse of time, fifth is by operation of law, एंड लास्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन 6 तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि वो ओवर हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है, वो डन हो चुका है। डन या मान लिया कि खत्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों पार्टीज की अब कोई ड्यूटी नहीं है, अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता। किन किन केसेस में? इन 6 केसेस में। पहला केस इज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि it is dependent upon actual performance and attempted performance। एक्चुअल जब दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया, जो परफॉर्मेंस प्रॉमिस कहा था, दैट हैज बीन डन, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, सो इट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने जब अपना रोल परफॉर्म कर दिया, ए ने कहा टू सप्लाई द गुड्स, ए का जॉब डन जब बी के पास वो गुड्स पहुंच गए। बी ने कहा टू मेक द पेमेंट, बी का काम खत्म जब उसने पेमेंट कर दी, ए के अकाउंट में पैसे पहुंच गए। तो गोडाउन में माल पहुंचाना ए की जिम्मेदारी थी, डन हो गया। बी की जिम्मेदारी थी पैसे भिजवाना, उसके अकाउंट में आ गए, तो डन हो गया। एक्चुअल में दोनों ने कोई काम किया है, so that is something actual performance। attempted का प्लीज अंडरस्टैंड, attempted is promiser जिसने कहा था कि yes I am going to perform this but promisee is rejecting it। सिंगर, आपने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यू हैव टू सिंग फॉर 2 आवर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोमिसर जिसने कहा हाँ हाँ मैं 2 आवर्स के लिए गाना गाऊंगा, मैं इतना अमाउंट लूंगा, जो गाना गाने के लिए आया वो तो गाना गा रहा है, वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। प्रोमिसी ने कहा 2 की बजाय सिर्फ 1 घंटा गाओगे,
that is attempted performance. Please understand, it is something it is not done in complete manner. हुआ है, प्रोमिसी ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया कि नहीं आज नहीं गाना है, नेक्स्ट वीक में देखेंगे, तो भी ये अटेम्प्टेड है। जो ए दोनों गलती में नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें क्या है कि इट इज ऑफर्ड बाय प्रोमिसर जिसने अपना काम करना था। तो आपका कई बार ऐसा होता है ना कि यू हैव बुक्ड वन टिकट एंड यू कैन नॉट गो इनटू दैट वे, है ना, होता है, तो दैट इज अटेम्प्टेड। आप वो आपको रिमाइंड करवाएंगे, सर आपका आज यहाँ पे जो है बुक है, हमारे पास बुकिंग है, आप आए नहीं, तो आप नहीं गए हो, तो दिस इज नॉट कंप्लीट वन, इट इज अटेम्प्टेड। यानी कि अटेम्प्टेड में जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अपना परफॉर्म करना चाह रहा है, बट जिसने पेमेंट करनी है, प्रॉमिस अभी उसको कह रहा है नहीं इतना नहीं, that is basically called attempted performance. Is it clear? Sometimes it is known as tender also, right? So when a promisor offers to perform his obligation but promisee refuses to accept, that is called attempted performance. Promisee is refusing, जैसे I am giving you example, B has hired A to sing for 2 hours on this coming Friday, बट ड्यू टू कोविड-19 सारे बंद हो गए, उसने कहा कि नो नो नो, यू नीड नॉट टू कम। उसने तो कहा कि आई एम गोइंग टू कम टू योर प्लेस टू सिंग फॉर इट, देन द पर्सन जिसने लेनी थी परफॉर्मेंस उसने कहा नो 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 नीड टू कम। तो ये जितने भी टाइम के आए थे, 23rd में इमीडिएट लॉकडाउन था, तो कुछ की बुकिंग थी स्पा की, कुछ की बुकिंग थी डेंटल की, तो दे हैव कॉन्टेक्टेड, doctor has contacted, you have a visit but this is a covid-19, तो now please understand, you said कि I cannot come down, promisee ने जब कैंसिल कर दिया तो this is attempted performance. Is it clear बच्चे? Yes, ma'am. Okay, okay. Now what are the conditions? Please understand. It is unconditional. Number one, it is made as per the terms of contract. It is done in terms of stipulated time or during business hours. Business hours are normally 9 to 5 or sometimes it is 6. It is proper place. Proper place means business place. उसका ऑफिस हो सकता है until उसने बताया नहीं कि कहाँ पे। Opportunity to examine, आप देख सकते हो कि what you have to perform, you can easily set it out in as a guideline. And obligation is complete, ऐसे नहीं partial obligation नहीं है। So whenever a party has to perform something, अब जैसे A ने कहा कि you have to supply goods 500 kgs of rice. Now please understand, 500 kgs में कोई स्टिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी विदाउट इट। अगर आपने कंडीशन लगा दी है तो वो कंटिंजेंट है, राइट? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में इट इज नॉट कंडीशन, एवरी टाइम इट इज नॉट कंटिंजेंट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरलाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ए जो सप्लाई करेगा, लुक एट दिस एग्जांपल, ए विल सप्लाई राइस टू बी, राइट? अनकंडीशनल, बिल्कुल 500 केजी करना है तो 500 केजी करना है, उसमें कोई इफ बट नहीं। सेकेंड, टाइमिंग कब सप्लाई करेगा? यूजुअली बिजनेस आवर्स, तब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड। कौन से प्लेस? उसका बिजनेस प्लेस, अदर देन उसने कुछ और नहीं बताया कि आपको मेरे ये वाले गोडाउन में भिजवाना है, ये वाली फैक्ट्री में भिजवाना है, तो जो उसका हेड ऑफिस है वही उसका प्लेस माना जाएगा। आप उसको एग्जामिन करोगे, दैट मीन्स जो परफॉर्मर्स है वो एग्जामिन कर सकते हैं कैसे राइस वो भेज रहा है, इज इट फाइन और नॉट। बाद में आ गए और उसके बाद डैमेज लेना इज वेरी टफ। तो ड्यूटी है प्रोमिसी की चेक करना कि कैसा राइस है, और जब तक 500 केजी सप्लाई नहीं हो जाता, द जॉब ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एंडेड, इज नॉट कंप्लीट। राइट बच्चे? जी जी जी। ओके ओके ओके। Who will perform the contract? Who must perform the contract? यानी तो promiser, right? जो promiser कौन है? Who is giving promise that I will do this? A अगर सप्लाई कर रहा है गुड्स की तो A promiser है। A प्रॉमिस कर रहा है कि I will sing on Friday for 2 hours, A promiser है। promiser का मतलब who is making the contract possible। प्रोमिसी को आप जाते हो शॉप में, आप कहते हो कि यू जस्ट शो मी सर्टेन मोबाइल फोन ऑफ दिस, वो कहता है श्योर सर आई एम शोइंग यू। जिसने श्योर कहा ही इज अ प्रोमिसर, ही इज प्रोमिसिंग यू टू शो योर मोबाइल इन दैट कैटेगरी। So promiser is the one who has to make the contract, who has to perform something for the promisee.
या तो प्रॉमिसर खुद करेगा या उसका कोई ऑथोराइज्ड पर्सन करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे बिग कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, आप प्रोडक्ट लेते हो किसी, मान लीजिए कोका कोला कंपनी का, बट कोका कोला की चेन चल रही है, फ्रेंचाइजीज हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो शॉपकीपर के ऊपर चैलेंज नहीं करोगे, करोगे तो कोका कोला पे, बट कोका कोला ने एक अथॉरिटी दे दी कि यस दे मे सेल ऑन माई बिहाफ। जैसे अब बैंकिंग है, एसबीआई का हेड ऑफिस तो बॉम्बे में है। if you are going to particular with branch of SBI, ultimately SBI branch of Mumbai, that is head office is responsible, not that branch। तो कुछ भी आपको चैलेंज करना है कि आपने, इसने मुझे इतना परसेंट इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था, इतना मिला है, और चैलेंज जो होगा, जो सारे कोर्ट प्रोसीडिंग संभालेगा, वो सारा का सारा एसबीआई बॉम्बे ब्रांच संभालेगा। सो आइदर द प्रोमिसर और एनी ऑथोराइज्ड पर्सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, sometimes advocates, sometimes the legal authorities are hired। जैसे जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आज वो शेयर्स इशू करती हैं तो उनके बैंक के साथ साथ सेबी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लॉ का उसका एडवोकेट कौन है, उस एडवोकेट के पास ही आप चैलेंज करेंगे। जैसे कंपनीज के एडवोकेट के एड्रेस होते हैं कि इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट, सूट और इंजंक्शन, जो भी आप लीगल टर्म्स में, आप मैं आपको समझाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे ये वाले एडवोकेट को कंसल्ट कीजिए। तो उस एडवोकेट की ईमेल इज स्पेसिफाइड, यानी कि दैट कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने हायर किया है एडवोकेट्स को। नंबर ऑफ कंपनीज हैव देयर ओन एडवोकेट्स who are handling all the matters regarding the complaints, regarding the injunctions, regarding the contracts. Sometimes third person is also performing this. It is only possible in case of quasi contract, please understand। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि जो पार्टीज खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर रही, रेदर लॉ क्रिएट कर रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ सप्लाई नेचर। किसी को आपका पर्स मिल गया है तो फाइंडर इज पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी, फाइंडर आपको वो पर्स भिजवाएगा, फाइंडर आपसे वो क्लेम करेगा वो सारे चार्जेस। फाइंडर इज ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यू हैव नॉट क्रिएटेड ए कॉन्ट्रैक्ट, आपने तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट दी कि मेरा पर्स इस जगह से गुम हो गया है, काइंडली जिसको मिले वो इस पता पे पहुंचाएं। आपको नहीं पता कि किस पर्सन को मिलेगा, कौन भिजवाएगा। तो सामने वाला पर्सन इज फाइंडर फॉर यू, वो फाइंड करके वो भिजवाएगा और वो क्लेम करेगा, दैट इज थर्ड पर्सन। समटाइम्स ज्वाइंट प्रोमिसर ऑल्सो, अगर प्रॉमिस एक से ज्यादा प्रोमिसर ने किया है तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में सैमसंग एंड एंड्रॉइड का बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, परफॉर्मर सिर्फ सैमसंग नहीं है, वो सैमसंग और एंड्रॉइड मिलके आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मोबाइल फोन आएगा। सो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यस, एनी डाउट टू एनी वन इन एनी पॉइंट? यस, No, ma'am. ओके ओके। Now, devolution of joint liabilities. Please understand this. If it time is permitting, I will be showing you. Right? Just a minute. Okay. Yes. Uh, Devolution of joint liability means when promise is made by more than one promiser, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। डेवोल्यूशन का मतलब ट्रांसफर कर दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास भिजवा दिया। कई बार सेक्शंस ऐसे होते हैं वेयर बाय दे आर मेकिंग ज्वाइंट प्रॉमिस एंड दे आर बीइंग पास्ड, ये उसका काम है, वो हैंडल करेगा। सो इन ए कंपनी नंबर ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज आर एग्जिस्टिंग। ज्वाइंट लाइबिलिटीज आर व्हेन प्रॉमिस इज मेड बाय मोर देन वन प्रॉमिसर। Now look at the example. If you are going to a mall, आपको हर सेगमेंट में एक फ्लोरमैन सुपरवाइजर मिलेगा, हर सेगमेंट का आपको इंफॉर्मेशन देने का एक पर्सन मिलेगा। नाउ वेंस यू एंटर, यू वांट समथिंग, वो आपको कहेगा कि आप वहां चले जाइए, दे विल नॉट गो विद यू। आपने बोला कि मुझे टी शर्ट चाहिए, तो टी शर्ट वाला सेगमेंट अलग होगा और वो आपको प्रोवाइड करेगा। कंपनीज में भी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लार्ज नेचर के होते हैं, वन कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब जियो नेटवर्क्स है ना, अब जियो नेटवर्क्स के कितने हिस्से बंट गए,
उसको सिल्वर लेक को भी उसने बेच दिया है, गूगल को भी बेचा था, फेसबुक को भी बेचा है। अब जितना भी परसेंटाइल आएगा दैट इज समवेयर दैट इज रिलेटेड, राइट? क्लियर? सो दैट मीन्स passing over the liability from one person to another person. Clear है? Look at this definition. Section 42, when a joint promisor dies, his legal representative must fulfill the promise. So अगर वो person की death हो गई है तो contract will not be ended, right? Rather his legal representative जो they are particularly done, they are going to handle it, right? They are going to handle that promise. Even if promisor is not in existence, legal representative will fulfill it. And according to section 43, when two or more persons are making joint promise may be done by anyone. You may compel any person. अगर दूसरा person absent है आज ऑफिस में, he may be performing on his behalf because it is a joint promise. Joint promise means any promise may be performed and compelled to be performed by any group member because they have promised intentionally. आपने बैंड वाले को कॉन्ट्रैक्ट किया, नाउ यू मेक हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 पीपल, आपने एक को फोन मिलाया, उसका फोन मिल नहीं रहा, दूसरे का मिल गया, आप उसको बोल सकते हो कि यस योर परफॉर्मेंस इज ड्यू, सो बी रेडी आफ्टर 10 मिनट्स। तो इट इज नॉट नेसेसरली कि आप जिससे एक पर्सन से बात कर रहे हो उसी से बात करोगे। एनी ग्रुप मेंबर ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस, राइट बच्चे? यस, एनी डाउट? Any doubt to anyone? No, ma'am. Okay. So we are Joint talking. promises. ये सेम प्रॉमिस ही परफॉर्म करेगा वो, सेम प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे को हम लीगल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो कोई भी ग्रुप मेंबर परफॉर्म करे आपके लिए, वो प्रॉमिसी के लिए वो ठीक है। प्रॉमिसी चैलेंज नहीं कह नहीं सकता कि ये नहीं करेगा। ज्वाइंट प्रोमिस में कोई भी ग्रुप मेंबर उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर सकता है एनी टाइम, राइट? नॉट नेसेसरली कि एक पर्सन, अगर एक ही प्रॉमिस था उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट करेगा, अगर ज्वाइंट प्रोमिस था तो कोई भी ग्रुप मेंबर उसको परफॉर्म कर सकता है। प्रोमिसी कैन नॉट चैलेंज कि ये यही पर्सन करके देगा। ज्वाइंट प्रोमिस मतलब होता है एक से ज्यादा प्रॉमिस दिए हैं प्रोमिसर ने। तो प्रोमिसर्स आर मेनी, जिन्होंने परफॉर्म करना है दे आर मोर देन वन। वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उसके प्लेस पे कोई भी परफॉर्म कर सकता है। यस, जितने भी बीपीओज होते हैं, लुक एट दिस, आज कोई पर्सन अगर शिफ्ट कॉल पे, उन बीपीओज आर वर्किंग 24/7। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 24 घंटे रात की भी शिफ्ट होती है। कई बार ऐसा पर्सन होता है कि जो आज नहीं जा रहा वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, so substitute may be handling the calls of that person in that mode only, in that efficient mode only. तो promiser may be made in terms of more than one promiser, हो सकता है, और उसमें से कोई भी उसको परफॉर्म कर सकता है जब इट इज अ केस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। यस बच्चे, एनी Yes, डाउट? Yes, ma'am. ma'am. क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Okay. So I have told you next week your exams are starting. So you will be getting 5 questions. They will be indirect form questions. So be ready with your notes, be ready with your PDF, right? I have shared PPT, but I will be sharing that once again. So in case you have any doubts, please note down your doubts. I'll be covering it in the next to next class, right? I'll need tomorrow's class for covering up the syllabus. आपकी लास्ट वाली जो क्लास है दैट इज ऑन थर्सडे, आई विल बी टेकिंग एज ए रिवीजन क्लास। आपके जितने भी डाउट्स होंगे आई विल बी टेकिंग, एल्स आई वुड बी रिवाइजिंग कि मैंने क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। फाइन बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Anything you want to say, anything you have apprehensions about anything, please let me know. Yes? Okay. Thank you, Deepak. Thank you so much. So fine, at 11:10 your test would start. So log into IMCRP and complete your test, right? Okay, thank you. Thank you, Suruji. Thank you so much. Thank you, Thank you, ma'am. everyone. Thank you.